कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं लगा हुआ है। विटामिन्स के नाम दिए हैं, यानी विटामिन B1 और इधर है थायमीन, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन A एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। तो यहाँ पर विटामिन B1 सुमेलित है कि थायमीन होता है उसका रासायनिक नाम, वहीं विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होता है, बल्कि विटामिन A का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह रेटिनॉल होता है। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामीन होता है, अर्थात ऑप्शन डी भी सुमेलित है। तो सुमेलित जो सही नहीं है वो सी है, इसलिए पहले नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि DNA में पाई जाने वाली शर्करा कौन है, यानी जो ऑप्शंस हैं हमारे पास इनमें से कौन सी शर्करा DNA में पाई जाती है। जी, DNA में पाई जाने वाली अगर शर्करा की हम बात करें तो वह शर्करा पेंटोस है। कौन सी शर्करा है? पेंटोस है जो DNA में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। DNA और RNA दोनों में, DNA और RNA दोनों में जो है पेंटोस पाई जाती है। DNA में जो है डीऑक्सी राइबोज के नाम से और RNA में राइबोस के नाम से जानी जाती है। DNA में डीऑक्सी राइबोज के नाम से और RNA में राइबोस के नाम से जानी जाती है। पेंटोस शर्करा जो है DNA और RNA दोनों में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल तीसरा है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास जो है हम सबसे पहले सभी के अध्ययन को देखेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि सही उत्तर क्या है। तो वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार जो है बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं और विषों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी के नाम से जानते हैं और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि विष यानी जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हम सभी प्रश्नों को ऐसे व्याख्या के साथ आपको बताएंगे कि जिससे आपके सारे प्रश्न इससे रिलेटेड आने वाले सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा आपको अगर यह क्लास पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी बेहतर हो सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल चौथा है कि निम्न में से कौन सा रोग, सवाल चौथा नंबर है हमारे स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित जल, नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। जी हाँ, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन और जल के उपयोग के द्वारा होता है। तो जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसके अकॉर्डिंगली जो सही जवाब होगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन बी जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह नाइट्रेट संदूषित भोजन करने के वजह से होता है। क्योंकि यदि अगर हम लोग भोजन में जल और नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए, भोजन तथा जल में अगर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो वह शरीर के लिए हानिकारक होगा। विशेषकर जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में जानलेवा होता है और यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके जो है मेथेमोग्लोबिन बना देता है। हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? याद रखिएगा, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये मेथेमोग्लोबिन बना देता है, मेथेमोग्लोबिन बना देता है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का संवहन रुक जाता है, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो आवागमन है वो रुकता है और इसी को जो है हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जी, तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो हमारे भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करेगा। तो जो एंजाइम है हमारे स्क्रीन पर हम लोग उसके काम को पहले जानते हैं। जैसे टाइलिन है, तो टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन एंजाइम का काम है कि यह शर्करा को, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन का काम है कि स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम टाइलिन करेगा। और उसके बाद जो है ये जाइमेज है, जाइमेज का काम क्या है? जाइमेज का काम है कि यह ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलेगा, ग्लूकोज को
ग्लूकोज को जो है इथेनॉल में बदलने का काम, ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलेगा कौन? जाइमेज। और जो लाइसोजाइम है यह हमारे भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है, जो ऑप्शन डी है। इसलिए 5वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी के रूप में जाना जाएगा। सवाल अगला की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर सही सुमेलित पूछा जा रहा है कि आमाशय अम्ल का स्त्रवन, आमाशय अम्ल का स्त्रवन, और जो बड़ी आंत है वो जल का अवशोषण, यकृत जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यहाँ पर आमाशय से यानी पेट में हमारे आमाशय से भोजन के पाचन के दौरान अम्ल का स्त्रवन होता है, जिस अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है का स्त्रवन हमारे आमाशय में होता है। वहीं बड़ी आंत जो है यह जल का अवशोषण करती है, यह भी सही सुमेलित है। और यकृत, लीवर जिसको कहा जाता है, यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, तो यह भी करेक्ट सुमेलित है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी के रूप में जाना जाएगा कि यहाँ पर सभी सुमेलित है। आमाशय अम्ल का स्त्रवन करेगी, बड़ी आंत जल का अवशोषण के लिए, और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। सवाल अगला है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? यानी मानव मस्तिष्क में जो याद करने की क्षमता है, जो बातों को याद रखने की जो क्षमता है, यह कहाँ पर होती है? तो मानव मस्तिष्क में जो बातों को याद रखने की क्षमता है, यह सेरिब्रम, कहाँ? सेरिब्रम या फिर प्रमस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है, उसमें होता है, यानी सेरिब्रम में होता है। 7वां का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता, और इसको बुद्धि का केंद्र भी कहते हैं। सेरिब्रम जो कि प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है, तो इसमें क्या है कि जो सेरिब्रम है ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। इसमें मनुष्य की चेतना, तर्क और स्मरण क्षमता रहता है, और ये बुद्धि का केंद्र कहलाता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सबसे बड़ा है। सेरिब्रम जो है यह विभिन्न भागों में सबसे बड़ा है। वहीं अगर हम लोग सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क यानी पीछे जो मस्तिष्क है, जैसे अनुमस्तिष्क का एक भाग है, पश्च मस्तिष्क कहते हैं, उसी को अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो सेरिबेलम पीछे होता है। इसका काम क्या है सेरिबेलम का? कि यह गति को नियंत्रित करता है, शरीर को संतुलन बना के रखता है, एवं समन्वय और ऐच्छिक पेशियों की क्रिया को नियंत्रण करता है। तो हमारे शरीर को बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। और हम जो बातों को याद रखते हैं वो किसकी सहायता से? वो सेरिबेलम के। तो सेरिब्रम मस्तिष्क के अगले हिस्से में है, सेरिबेलम मस्तिष्क के पिछले हिस्से में है। इसीलिए आप देखते होइएगा कि अगर किसी को कोई पीछे जोर से मार देता है तो उसका बैलेंस खो जाता है और वो बेहोश हो जाता है या गिर जाता है, क्योंकि बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम करता है, जो मस्तिष्क के पिछले हिस्से में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 8वां है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? बहुत आसान है, आपके पॉकेट में जो नोट होगा आप उस पर देखते होइएगा कि वह नोट किसके द्वारा जारी किया गया नोट है। वह नोट जो है जारी करने का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूं, इस तरह से। और नीचे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, यानी ऑप्शन सी 8वां का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि स्थिर या गतिज अवस्था में, स्थिर यानी जो स्थिति है मतलब विराम की अवस्था है, स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? यानी प्रश्न ये कह रहा है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाह रही है, और गति में है तो गति में रहना चाह रही है, वह अपने आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाह रही है। लेकिन हम अगर अलग से कोई एडिशनल फोर्स उस पर लगाएंगे तो वो स्थिर से गति में आ सकती है या गति से स्थिर हो सकती है। लेकिन जिस अवस्था में है वह अपने उसी अवस्था में बनी रहनी चाहती है। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का यही अर्थ है कि स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो हमने आपको जो समझाया है उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी होगा कि यह जड़त्व कहलाएगा, इनर्शिया के नाम से जानते हैं, जिसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जो वस्तु स्थिर है
वह स्थिर रहना चाहती है और जो वस्तु गति में है वह गति में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करे। तो वही कह रहा है प्रश्न कि स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रकृति को जड़त्व कहा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, हम एक एक का काम जानेंगे। विद्युत हीटर, हीटर का काम क्या है, यह विद्युत से ऊर्जा लेगा तो विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा देगा यानी गर्मी देने का काम करेगा, तो यह ऊष्मा में परिवर्तन करेगा। विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम विद्युत हीटर का होगा। डायनमो का काम क्या है कि यह मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेगा, क्योंकि हर जनरेटर में डायनमो लगा होता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। कौन? डायनमो। और विद्युत मोटर का काम क्या है कि यह विद्युत ऊर्जा को फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो अगर हम बात करें तो डायनमो और मोटर एक दूसरे का विपरीत है। डायनमो जो है यह यांत्रिक को विद्युत में करता है और मोटर जो है विद्युत को यांत्रिक में करता है। अब है सौर सेल ऑप्शन बी, जो करता क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सौर सेल करता है। आप चारों ऑप्शंस याद रखिए, प्रश्न किसी से भी आएगा आप करेक्ट आंसर करके आओगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा यह क्लास सेशन पसंद आ रहा है आपको, तो आप अपने इसके दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ आपके लिए एक दिन जनरल साइंस से और अगले दिन जनरल स्टडीज़ से जो है इस प्रकार के प्रश्न जो एनसीईआरटी तथ्यों से आधारित है हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। सवाल है कि किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव का पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि किसी द्रव का तापमान में किसी द्रव के तापमान में अगर वृद्धि करते हैं तो उसके जो पृष्ठ तनाव है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटेगा, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है ये जो तापमान हम लोग बढ़ाते हैं तो तनाव जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तापमान के, तो जितना हम तापमान बढ़ाएंगे तनाव उतना घटेगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगला है कि ध्वनि का तारत्व यानी पिच जो है या उसकी तीव्रता श्रिलनेस का निर्धारण होता है ध्वनि के किस पार्ट से ध्वनि का उच्चारण मतलब उसका तात्व, उसका पिच और उसकी जो तीक्ष्णता है यह जो है निर्धारित होने का काम होती है। तो यह होता है उसके आवृत्ति से यानी उसके फ्रीक्वेंसी से 12वां का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि ध्वनि का तारत्व और उसकी जो तीव्रता है उसका निर्धारण उसके फ्रीक्वेंसी से होता है, यानी उसके जो है फ्रीक्वेंसी से होगा। फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है, याद रखिएगा, HZ से सूचित करते हैं। मनुष्य की जो श्रवण क्षमता है, मनुष्य जितनी ध्वनि को सुन सकता है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। अब ध्वनि की जो चाल के बारे में हम थोड़ा सा बात कर ले तो ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। यानी ध्वनि की चाल जो सबसे कम है वह वायु में है, जो कि लगभग 332 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि की चाल वायु में सबसे कम है, 332 मीटर पर सेकेंड है। द्रव में उससे थोड़ा ज़्यादा है और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को कैसे जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है, उदासीन तार में लगाया जाता है, भू संपर्क के तार में लगाया जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन से ही आपको क्लियर पता चलेगा कि ना ही उसको उदासीन तार में लगाने का कोई फ़ायदा है, ना ही उसको भू संपर्क तार यानी अर्थिंग में लगाने का कोई फ़ायदा है। हमेशा विद्युत परिपथ में फ्यूज को जो है वह गर्म तार में या जीवित तार में लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि अगर किसी प्रकार के शॉर्ट सर्किट या लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो तो विद्युत परिपथ का जो कनेक्ट रहता है फ्यूज
वो पिघल जाए, और पिघलने से क्या होगा कि सर्किट ब्रेक होगा, रास्ता टूटेगा, और उसके आगे जो अप्लायंस लगा होगा यानी जो हीटर, मोटर, फ्रिज, बल्ब, पंखा लगा होगा वो सभी सुरक्षित बच जाएंगे। इसीलिए विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार को हमेशा मेन तार में लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि लोकलांसे सेल में प्रमुख विद्युत अपघट्य है। लोकलांसे सेल में जो प्रमुख विद्युत अपघट्य है वो कौन सा है? कॉपर सल्फेट का अपघट्य रहता है या फिर उसमें कौन सा रहता है? तो दोस्तों लोकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो है वो अमोनियम क्लोराइड रहता है, यानी NH3Cl रहता है। अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लोकलांसे सेल का विद्युत वाहक बल EMF जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है EMF, वह 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है। इसका प्रयोग ऐसे परिपथ में किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, और इसका जो मुख्यतः उपयोग है वो विद्युत घंटी या फिर टेलीफोन की घंटी, इन सब में किया जाता है। किसका? लोकलांसे सेल का। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, घंटी थोड़ी मतलब रुक रुक करके बजने का काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? यानी अगर किसी प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार फिर से समझिए कि किसी स्वच्छ जल, बिल्कुल साफ जल हो, उसमें मिट्टी वगैरह की मात्रा नहीं हो, पानी एकदम साफ हो, वाले तालाब की आभासी गहराई, यानी उस तालाब की गहराई ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत कम है, 1-2 फीट है, लेकिन जो उसकी वास्तविक गहराई होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है? उसकी आभासी गहराई कम क्यों मालूम पड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि उस तालाब की आभासी गहराई इसलिए कम मालूम पड़ती है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा संभव हो पाता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अपवर्तन के कारण और कौन कौन सी आप घटनाएं महसूस करते हैं? तो अपवर्तन के वजह से ही रात में आपको आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तारों का टिमटिमाना किसके वजह से है? अपवर्तन की घटना के कारण है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना के कारण है। वहीं जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त जो है सूर्य का दिखना 2 मिनट पहले दिख जाना, ये भी अपवर्तन के कारण है। यानी सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिख गया और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखता रहता है, ये अपवर्तन के कारण ऐसा संभव है। वहीं किसी द्रव में कोई क्षण अगर या रड या कोई छड़ी रखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो टेढ़ी है, उसका टेढ़ा दिखाई पड़ना भी जो है यह अपवर्तन की घटना के कारण होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? यानी ये 7 वर्ण, बात हो रही है प्रकाश के किरणों की। प्रकाश की किरण जो 7 रंगों का मिश्रण है जिसको विबग्योर के नाम से जानते हैं। कौन कौन से रंग है इसमें? तो वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बैगनी, जामुनी, बैजनी, जामुनी, उसके बाद जो है ब्लू नीला, फिर ग्रीन से हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी और आर से रेड। इसमें सबसे जो है किस वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक है निम्नलिखित में से किस रंग का? वह है सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी रंग का। और बैगनी रंग जो है ये इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, अपवर्तनांक ज़्यादा है और इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। वहीं उसके विपरीत लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और उसका विचलन सबसे कम होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारा 17वां है दोस्तों। 20 प्रश्नों के सेट में हम 17वें प्रश्न पर आ गए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और क्लास को आप अपना एक लाइक दीजिए। साथ ही साथ जो है दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास से फ़ायदा उठा सके। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोका कोला जैसी पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण स्वाद में खट्टा होता है? यानी कोका कोला जो पेय पदार्थ है वह किस अम्ल की उत्पत्ति के कारण स्वाद में खट्टा होता है? यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि उस अम्ल में जो है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल के कारण जो है
उसका स्वाद खट्टा होता है। अगर लैक्टिक अम्ल की बात करें तो यह लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है मुख्य रूप से, और खट्टे दूध में, दही और खट्टे दूध में पाया जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल की अगर हम लोग बात करें तो यह मुख्य रूप से पालक में पाया जाएगा। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो यह फिटकिरी और शोरा में पाया जाता है। किसमें? फिटकिरी और शोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, हम आपको ऐसे प्रश्न बताएंगे कि उस पर अगर आधारित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, अगर आप प्रोटॉन सोचते हैं तो प्रोटॉन नहीं बल्कि पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, वायुमंडल का तो आपको भी याद होगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है, जो कि 78% है, और ऑक्सीजन 21% है वायुमंडल में। लेकिन प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है जो कि आज के इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो धुआं जो है वह गैस में है कि जो हम लोग प्रेस करने के लिए आयरन को इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पर आयरन से जो ये है वो लोहा है तात्पर्य। तो आयरन के कॉइल में कौन सी खनिज की परत लगी होती है? तांबा की, लोहा की, अभ्रक की या फिर एल्यूमिनियम की? तो आयरन के कॉइल के साथ जो परत लगी रहती है वह अभ्रक की लगी रहेगी, यानी 21वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि सोना की प्राप्ति हमें किस राज्य से होती है? भारत में जो सोने की प्राप्ति है वह किस राज्य से होती है? राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर झारखंड है? तो झारखंड के बारे में हम सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है वह कोयले की प्राप्ति, उच्च कोटि के कोयले की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 22वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोयले का सबसे बेहतर किस्म कौन सा है? जी, कोयले का जो सबसे बेहतर किस्म है वो एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है या पीट है? तो जो कोयले का सबसे सर्वोत्तम किस्म है वो एंथ्रेसाइट है, क्योंकि एंथ्रेसाइट में जो है वो 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बाकी ये सारे जो किस्म है ये सभी कोयले के ही किस्म है, लेकिन चूंकि हमसे सर्वोत्तम पूछा जा रहा है, सबसे बेहतर पूछा जा रहा है, तो वो सबसे बेहतर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि कोयले की जो सबसे बेहतर किस्म है वो एंथ्रेसाइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिग्नाइट कोयले का उत्पादन राज्य नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य जो है वह लिग्नाइट कोयले का उत्पादन नहीं करता है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान और कश्मीर। इन सभी राज्यों में से कौन सा राज्य, 24वां नंबर प्रश्न है कि इन सभी राज्यों में से कौन सा राज्य जो है वो लिग्नाइट कोयले का उत्पादन नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर ए है 24वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वह लिग्नाइट कोयले का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है कि टर्शियरी काल कोयले का जो ये है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक गोंडवानालैंड का कोयला और दूसरा टर्शियरी काल का कोयला। तो टर्शियरी काल कोयले का उत्पादन वाला राज्य नहीं है, यानी कौन सा राज्य जो है वह टर्शियरी काल के कोयले का उत्पादन नहीं करता है? तो इस 25वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि 25वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि झारखंड जो है वह गोंडवानालैंड के कोयले का उत्पादन करता है, तो ये झारखंड टर्शियरी काल कोयले के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कि ये तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जो सही उत्तर होगा कि तेल शोधक कारखाना जो है वो हाजीपुर, पटना, समस्तीपुर, बरौनी तो जिला है ही नहीं, तो ये बरौनी में ही स्थित है। वैसे यह जिला अगर बात की जाए तो यह बेगूसराय में स्थित है जिला के रूप में, और ये जगह कौन सा है? तो बरौनी। तो ये हम लोग याद रखेंगे। 27वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है कि देश का पहला जल विद्युत परियोजना स्थित है। देश का जो पहला जल विद्युत परियोजना है जो कर्नाटक राज्य के शिव समुद्रम पर, तो ये सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जो है 28वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि देश का पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगले सवाल, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके भी बताइए, साथ ही साथ अगर आप उत्तर कर पा रहे हैं तो उत्तर भी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है कौन से नदी पर?
हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है? यह सतलज नदी पर स्थित है, या फिर महानदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है, या फिर दामोदर नदी पर स्थित है जी। तो 29वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? 29वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है कि ये जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है यह महानदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा जल विद्युत परियोजना बिहार में स्थित नहीं है? कोसी परियोजना, गंडक परियोजना और ये सोन परियोजना, ये सभी बिहार में स्थित परियोजनाओं में से है, लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है यह बिहार राज्य में स्थित परियोजना नहीं है। अर्थात 30वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार में स्थित नहीं है। अब है विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव हो पाता है जी। 31वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल में जो तैरना है यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम के कारण होता है, या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के कारण होता है, या फिर न्यूटन के गति का तृतीय नियम के कारण होता है। तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार ये होता है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करे। जब भी उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य करता है तो फिर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है। और यही कारण है कि अगर कोई दड़ी है उसमें धूल स्थित है तो वह दड़ी के साथ विराम में रहता है, लेकिन जैसे ही उस पर डंडा से प्रहार किया जाता है तो दड़ी गति में आ जाता है, लेकिन धूल जो है वो पहले के बनिस्बत विराम में रहना चाहता है, इसीलिए धूल अलग हो जाता है। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। लेकिन न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसलिए जो है ये जो जल में तैरने की जो क्रिया है ये क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया का उदाहरण होगा। तो जल में तैरना जो है वो न्यूटन के गति का तृतीय नियम के कारण संभव हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि न्यूटन के पहले गति नियम को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग अभी इस पर चर्चा किए हैं कि न्यूटन का जो महोदय का जो पहला गति नियम है उनका कि जो वस्तु गति में है गति में रहना चाहेगा, जो वस्तु विराम में है वो विराम में रहना चाहेगा, और उस पर जब बाहरी असंतुलित बल कोई कार्य करता है तो फिर उस वस्तु की गति या विराम की स्थिति में चेंजिंग आता है। तो इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो 32वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बल का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और वेग, या फिर द्रव्यमान और त्वरण, या फिर भार और वेग, और या फिर भार और त्वरण। तो F इज इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला वह होता है मास इंटू एक्सिलरेशन A। तो मास इंटू एक्सिलरेशन यानी मास हो गया द्रव्यमान और एक्सिलरेशन हो गया त्वरण। तो बल का जो गुणनफल है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, और यह जो हमें परिभाषा प्राप्त होती है द्रव्यमान और ये का त्वरण का गुणनफल बल बराबर, तो ये हमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो ये तीनों नियम को हम लोग याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो G जो गुरुत्वीय त्वरण है G, इसका मान में किस प्रकार की चेंजिंग आएगी? ये मान जो है बढ़ता है, घटता है, या वो वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता रहता है? तो हम लोग भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर चलते हैं यानी 0 डिग्री अक्षांश से जब हम लोग 90 डिग्री की ओर चलते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, तो वैसे सिचुएशन में G का मान जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि पानी में भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगा क्यों? पानी से भरी जो डॉट लगी बोतल है तो वह जमने पर क्यों टूट जाएगा? क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, या फिर जमने पर जल का आयतन घट जाता है, या जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या फिर कांच उष्मा का कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर डी तो कोई काम का नहीं है, समझिए एक तरह से। यहाँ पर जो ऑप्शन है कि जमने की स्थिति में पानी जब जमता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और यही कारण है कि जमने पर जो है बोतल टूट जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जमने पर जल का आयतन का बढ़ जाना, और इसी कारण जो है वो टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, या सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का लगाते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण बल कार्य करता है। तो 36वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमारा जो चलने का क्रिया है यह घर्षण बल के कारण संभव हो पाता है। याद रखेंगे हम लोग किस बल के कारण संभव होता है?
तो यह घर्षण बल के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग चलते हैं तो हम जिस हिसाब से पृथ्वी पर या जहाँ पर भी चलते हैं उस पर जो बल लगाते हैं, पृथ्वी पर चले, छत पे चले, जमीन या फिर कहीं पर, तो वो उस फोर्स के द्वारा उसी मात्रा में हमारे क्रिया के विपरीत में जो है एक बल लगाया जाता है और उसे जो हमारी क्रिया का विरोध करता है। और ये विरोध जो है, जो घर्षण इसी को कहते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर गति करती है तो उस सरफेस पर, जो जिस सतह पर गति करती है उस सरफेस पर उस गति क्या विरोध में एक बल लगता है, उस बल को घर्षण बल कहते हैं। अब चूंकि घर्षण बल से ज्यादा मात्रा में बल लगाया जाता है इसलिए वस्तु चल पाता है और ब्रेक लेने की स्थिति में वस्तु का रुकना भी इसीलिए संभव होता है क्योंकि वहां घर्षण बल कार्य करता है। तो ये घर्षण बल के कारण ऐसा होता है। 36 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? तो 37वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती है, या फिर पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, या स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होती है, या गोली तैर नहीं सकती। इसका करेक्ट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पारे का घनत्व जो है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए स्टील की गोली जो है वो पारे में ये तैरती रहती है, बनिस्बत के पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो जल का जो घनत्व मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, वह तापमान कौन सा है? तो मैक्सिमम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का महत्तम घनत्व किस डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलना यानी जल से वाष्प होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की जो चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है वो क्यों ऐसा लगाया जाता है? जी, तो रेल की पटरी के नीचे जो लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, इसका कारण ये होता है कि वो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। क्योंकि दाब का परिभाषा यह है कि दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला क्रियाशील बल होता है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब की मात्रा घटेगी, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा। तो दाब कम हो इसलिए वहां पर पटरियों के बीच जो है वो ये लगा दिया जाता है, क्योंकि जो पटरी की चौड़ाई है उस पूरे चौड़ाई पर ट्रेन का दाब रहता है। हालांकि चक्का पतला होता है, केवल पटरी पर खड़ा होता है, लेकिन पूरे ट्रेन का जो वजन होता है वो जितना दूर में लकड़ी या कंक्रीट की जो पट्टियां रखी होती है उस सभी पर बराबर दाब बल लगता है, इसी कारण वो धंसता या टूटता नहीं है। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि दाब को कम करने के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है और दाब को ज़्यादा करने के लिए क्षेत्रफल को घटाया जा सकता है। और दाब का ही उदाहरण है कि जो है सूर्य ये नुकीली चीज को किसी दीवार में ये ठोकना आसान रहता है कंपैरिजन के, अगर कोई वो नुकीली नहीं है तो, क्योंकि वह दाब कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्यों? करेक्ट आंसर है 40वां नंबर क्वेश्चन का कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही जो बाहर आ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो वायु दाब में कमी आती है और इस कारण जो है वायु दाब में पेन से स्याही बाहर आ जाती है। यही कारण है कि जब कोई पर्वतरोही पर्वत पर चढ़ता है तो साथ में ऑक्सीजन लेकर के जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से क्या होती है कि ऊंचाई बढ़ने से उसकी ये में कमी आती है वायुदाब में, और वायुदाब में कमी आने से नाक से ब्लड आने का खतरा रहता है। इसलिए पर्वतरोही जो है अपने साथ ये लेकर के चलते हैं। हम लोग इस प्रकार 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण को कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले परीक्षाओं में उपयोगी, लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चलते चलते आप वीडियो को लाइक करते जाइए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।